चलो बताओ लास्ट टाइम क्या कर लिया था आपने? हाँ, फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन? हाँ, सॉल्व ब्रिज का फंक्शन देखा था। अच्छा, उसका एक फंक्शन समझाना था ना, एक फंक्शन समझाना था। सॉलिड ब्रिज का एक फंक्शन है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्या करता है? प्रिवेंट करता है। एलजीपी का मतलब क्या हुआ? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। नाम ज़रा अच्छा है इसका। पोटेंशियल तो ठीक है, लिक्विड जंक्शन क्या बोला? लिक्विड जंक्शन क्या मतलब होता है जंक्शन का? जंक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे दो चीज़ मिल रही होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो यहाँ पे कौन मिल रहा होगा इस जंक्शन पे? लिक्विड मिल रहा होगा। तो लिक्विड के जंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड जंक्शन। और लिक्विड के जंक्शन पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ ना? क्या इसका नाम का क्या मतलब हुआ? लिक्विड के जंक्शन पर पोटेंशियल पैदा हो जाता है, उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सिंपल इतना। अगर तुम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते, अगर अगर तुम सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं लगाते तो तुम्हें क्या करना था? तुम क्या कर रहे होते? तुम ये कर रहे होते, एक तरीका ये भी है, एक तुम मेम्ब्रेन लगाते बीच में, मेम्ब्रेन लगाते, और तुम क्या करते यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 भरते, और यहाँ भरते सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 1 भरते और यहाँ क्या भरते? सॉल्यूशन नंबर 2 भरते। और ये सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को सेपरेट कौन कर रहा होता? एक मेम्ब्रेन कर रही होती, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अगर तुम सॉल्ट ब्रिज नहीं इस्तेमाल कर रहे थे तब फिर तुम वही काम करते, इधर भी एक इलेक्ट्रोड डाल देते, इधर भी एक इलेक्ट्रोड डाल देते, कनेक्ट कर देते। सॉल्ट ब्रिज का तो कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्किट तो ऐसे ही पूरी हो ना, दोनों कॉन्टेक्ट में है ही। ये इंसुलेटर नहीं है, ये मेम्ब्रेन है। इंसुलेटर नहीं है कि सर्किट को तोड़ देगी, सर्किट कंप्लीट ही है। सॉल्ट ब्रिज का कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है। ये मेम्ब्रेन में से क्या होता है बेटा? आयंस यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। कौन? आयंस यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, या तो यहाँ से उधर जाएंगे, या तो आरएचएस से एलएचएस पे आएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो सर किधर से किधर जाएंगे? जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से कहाँ जाएंगे? जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे जाएंगे। आई बात सर ना? तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो C2 है और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? C1 है। और मान के चलते हैं कि C1 इज़ ग्रेटर देन C2। क्या मान के चलते हैं? कंसंट्रेशन 1 क्या है? ज़्यादा है कंसंट्रेशन 2 से। यानी यहाँ पे जो केटायन होगा बेटा, यानी यहाँ पे जो केटायन होगा उसकी अमाउंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो एनायन होगा उसका अमाउंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो केटायन होगा उसका अमाउंट क्या होगा? थोड़ा कम होगा इसका कंपैरिजन में। और यहाँ पे जो एनायन होगा उसका भी अमाउंट क्या होगा? थोड़ा कम होगा। बोले इतनी बात समझ में आई? क्योंकि C1 क्या है? ज़्यादा है, C2 क्या है? कम है। यहाँ पे 1 लीटर में बंदे ज़्यादा हैं, यहाँ पे 1 लीटर में बंदे क्या है? कम है। अब जब इस तरह से सिचुएशन बनती है कि कहीं पे एक बंदे ज़्यादा है और वहाँ पे वो बंदे कम है, तो क्या होता है? फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो, करंट आता है, वहाँ पे फ्लो आता है। यानी यहाँ से आयंस क्या करेंगे? वहाँ मूव करना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आयन क्या करेंगे? वहाँ पे मूव करने स्टार्ट करेंगे। सर कौन से आयन? यहाँ पे तो 2 आयन है, एनायन भी है और केटायन भी है। तो कौन मूव करेगा? दोनों ही मूव करेंगे, क्योंकि दोनों का ही अमाउंट यहाँ ज़्यादा है और दोनों का ही अमाउंट वहाँ पे कम है। तो केटायन भी मूव करने की कोशिश करेगा, एनायन भी मूव करने की कोशिश करेगा। क्या सर वहाँ वाले इधर नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन ओवरऑल तो वहाँ से इधर ही जाएंगे। ओवरऑल इक्विलिब्रियम जो होगा उधर की तरफ से शिफ्टेड होगा, यानी बंदे यहीं से वहाँ जाएंगे। हो सकता है कि 2 बंदे इधर आए, बट 10 बंदे तो वहाँ जा रहे होंगे ना, तो ओवरऑल 8 बंदे उधर ही जा रहे हैं। कहने का मतलब ये आ रही कि नहीं बात समझ में? ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों यहीं बैठे रहेंगे, इन लोग भी वहाँ जाएंगे।
समझ में आ रहा है? लेकिन ओवरऑल क्या होगा, नेट जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, C1 से लेकर के C2 होगा। तो जैसे ये दोनों जाने लगेंगे, मुझे बताओ, एक मोबिलिटी नाम की तुमने चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है? मोबिलिटी नाम की चीज़ पढ़ी है। मोबिलिटी मतलब कौन कितना फास्ट ट्रैवल करता है। तो अगर इन दोनों की मोबिलिटी में डिफरेंस आया, जो कि होता है नॉर्मली होता ही है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही है, तो मान के चलते हैं कि मोबिलिटी ऑफ कैटायन ज़्यादा है मोबिलिटी ऑफ एनायन से। सपोज मोबिलिटी ऑफ कैटायन क्या है, ज़्यादा है मोबिलिटी ऑफ एनायन से, यानी कि ज़्यादा मोशन करता है कैटायन और एनायन क्या करता है, कम मोशन करता है। तो मुझे बताओ पहले कौन पहुंच जाएगा वहाँ पे, मेम्ब्रेन को पार करके उस वाले सॉल्यूशन में कौन पहुंच जाएगा? कैटायन पहुंचेगा कि एनायन पहुंचेगा? कैटायन पहुंच जाएगा, एनायन भी पहुंचेगा, लेकिन ज़्यादा बंदे किसके पहुंच जाएंगे, कैटायन के पहुंच जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा कि ज़्यादा, चूँकि मूवमेंट ज़्यादा है यहाँ पे, तो कैटायन यहाँ पे जमा होने लगेंगे। कहाँ से? यहाँ वाले तो ठीक है, इधर रहेंगे ही, बट यहाँ वाले क्या हो गए, वहाँ गए। और अभी एनायन क्या है, अभी इधर ही है। एनायन क्या है यहाँ पे, इधर ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रुक गए यहाँ पे आके, नहीं, लेकिन ओवरऑल जब तुम पिक्चर देखोगे जूम आउट करके, तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे +2 आई मीन जो भी पॉजिटिव है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। माइनस वाला अभी भी यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आके ये रुक गया और ये यहाँ पे आके रुक गया, इधर ही रुक गया, मेम्ब्रेन इसको जाने नहीं दे रही ना, ऐसा नहीं है। ये जा रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा जल्दी वहाँ पे पहुँच चुका है और ये अभी भी पहुँचा नहीं है। क्लियर है? आई बात समझ में? यानी यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज। क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज। एक तरफ क्या पहुँच गया, पॉजिटिव, एक तरफ क्या हो गया, नेगेटिव। तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या पैदा हो जाता है, पोटेंशियल। अरे होता है कि नहीं होता है? तो बस इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। और ये हो कहाँ पे रहा है, ये कहाँ हो रहा है, दो लिक्विड के जंक्शन पे हो रहा है, दो लिक्विड के जंक्शन पे हो रहा है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बोला रही कि नहीं आ रही बात समझ में? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सर ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पैदा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी डिफरेंस, मोबिलिटी के डिफरेंस की वजह से। अगर मोबिलिटी ऑफ कैटायन ज़्यादा होता, एनायन ज़्यादा होता, किससे, कैटायन से, तो कहानी पलट जाती। ज़्यादा माइनस वाले उधर पहुंच जाते, अभी भी प्लस वाले इधर ही पड़े रहते हैं, वो स्लो मोशन में चल रहे हैं। तो जब जूम आउट करके पिक्चर देखते तो तुम्हें लगता कि सर यहाँ पे माइनस ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस ज़्यादा है, तब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता। क्लियर है? तो मोबिलिटी के डिफरेंस की वजह से लिक्विड के जंक्शन पे, दो लिक्विड के जहाँ मीटिंग पॉइंट है, यहाँ जनरेट होगा क्या, यहाँ इस एरिया में जनरेट होगा क्या भाई? यहाँ क्यों जनरेट होगा, क्यों जनरेट नहीं होगा यहाँ पे? बिकॉज दोनों को जाना कहाँ है, वहाँ जाना है। आ रही बात समझ में? तो वहाँ तक कैटायन सपोज वहाँ पहुँच गया, एनायन अभी भी यहीं रहा। क्लियर है ये चीज़ें? यहाँ पे ये बंदा आकर के रुका नहीं है, ये भी अभी मोशन में ही है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो पता चलेगा सर इसका अमाउंट नेगेटिव का यहाँ ज़्यादा है और पॉजिटिव वहाँ पे आकर सेटल डाउन हो चुका है। ये चीज़ है। तो लिक्विड के जंक्शन पे पोटेंशियल जमा पैदा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब सर इससे होता क्या है, इससे होगा क्या? इससे फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इससे फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा कैसे होगा और ज़रा जानो। सपोज मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये मान लेते हैं एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। ऑब्वियस सी बात है, इसी को एनोड मानना होगा, इसी को तुमको क्या मानना होगा, कैथोड मानना होगा। ये तुम्हारा एनोड हो गया, ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ये माइनस चार्ज है, ये क्या है, प्लस चार्ज है। अब अगर सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कैटायन की मूवमेंट ज़्यादा है और एनायन की मूवमेंट क्या है, कम है, तो एनायन यहीं जमा रह जाएंगे, कैटायन पूरा पार करके उधर चले जा चुके होंगे। तो यहाँ पे जरा देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस से प्लस है और यहाँ भी तो वैसे ही हो गया, माइनस से प्लस। जरा देखो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव इधर ज़्यादा हो गया और इधर क्या ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। पहले जब ये नहीं थे, जब ये पहले नहीं थे तो इधर एक ही प्लस था मान लो सपोज, और यहाँ पे एक ही माइनस था और यहाँ पे क्या था, एक ही प्लस था। तो इनके हिसाब से ही सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस था, इनके हिसाब से क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। लेकिन अब एक पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ चुका है,
यहाँ भी आ चुका है इनकी वजह से भी। यानी ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ता है, जब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाए और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ जाए। तो नेगेटिव यहाँ जमा हो जाने से कहाँ पे जमा हो रहा है, नेगेटिव एनोड की तरफ जमा हो रहा है नेगेटिव। तो ये एनोड का लगभग समझो कि पूरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, और पॉजिटिव कैथोड पे जाके जमा हो रहा है, कैथोड की तरफ जाके जमा हो रहा है। तो कैथोड वाले डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव को बढ़ा रहा है। तो अगर नेगेटिव बढ़ गया पॉजिटिव बढ़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रही कि नहीं आ रही बात। नेगेटिव बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाना। पॉजिटिव बढ़ने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाना। तो जब एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी वैल्यू और घट रही है तो देखो डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया ना। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। पहले एक ही माइनस था एक ही प्लस था मान लो, तो एक माइनस ये रहा एक प्लस ये रहा, यानी एक माइनस से मतलब इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कम है। अब तुमने माइनस और बढ़ा दिया, माइनस और बढ़ा दिया, प्लस को भी बढ़ा दिया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी और कर दी। प्लस बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी और कर दी। तो देखो जरा डिफरेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। यानी ये वाला एलजेपी जो है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसको, वोल्टेज को, सेल के वोल्टेज को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। आई बात समझ में। और किस तरह सपोर्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ा दे रहा है। क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ा दे रहा है। लेकिन कभी कंडीशन ये वाली हो गई, कैसी वाली हो गई, ये वाली कंडीशन आ गई। तो इसके अंदर क्या है, माइनस का मोबिलिटी ज़्यादा है। तो माइनस का मोबिलिटी ज़्यादा होने पर क्या होगा, माइनस वहाँ जा चुका होगा पहले ही, वहाँ जा करके सेटल हो चुका होगा। लेकिन कैटायन तो क्या कर रहा है, अभी भी स्लो मोशन में मूव ही कर रहा है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ कैटायन होगा। अब मुझे बताओ, अब ये जो एलजेपी यहाँ पे बना है ये तुम्हारे सेल के वोल्टेज को पुश करेगा कि उसको अपोज करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। पहले सपोर्ट कर रहे थे ओवरऑल, यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल करेंगे। यानी ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एनोड के नेगेटिव को डिक्रीज कर देगा, और ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, कैथोड के पॉजिटिव को डिक्रीज कर देगा। यानी जो तुम पहले बोल रहे थे ना कि -1 होगा सपोज फॉर एग्जांपल, और यहाँ +1 होगा सपोज फॉर एग्जांपल, तो -1 से क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा, और ये +1 से क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या हो गया, और कम हो गया। पहले डिफरेंस बढ़ रहा था, अभी डिफरेंस क्या हो गया, और कम हो गया। इतना ही डिफरेंस रहा, समझे। तो एलजेपी इस केस में क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और इस वाले केस में क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो ये है फिनोमेना ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ऐसा। और ये एलजेपी बना ही क्यों, मोबिलिटी तो ठीक है, मोबिलिटी की वजह से ही बना है, लेकिन ये मोबिलिटी का सीन हम देख ही क्यों रहे हैं, बिकॉज तुमने क्या करा, सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया। और अगर तुमने सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया तो तुमको मजबूरी में ये दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें सर्किट कंप्लीट करनी है। सर ये अचानक हम लोग देखने ही क्यों लगे, हम इसलिए देखने लगे बच्चों, क्योंकि हमको ऐसा हुआ कि चलो ना सॉल्ट ब्रिज हटा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज हटाओगे तो तुम्हें सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो तुम सर्किट कंप्लीट करने के चक्कर में और सॉल्ट ब्रिज को हटाने के चक्कर में तुमने कॉन्सेप्ट कौन सा ला दिया, एलजेपी ला दिया, जो कि अच्छा खासा चला जा रहा था अगर तुम सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस कर देते, लेकिन तुमने नहीं किया इंट्रोड्यूस। तो वो जो पॉइंट था कि इट प्रिवेंट्स एलजेपी को रोक देता है, वो यही कहना चाह रहा था कि अगर तुम सॉल्ट ब्रिज लगा दोगे तो तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है दोनों को कांटेक्ट में लाने की, दोनों सॉल्यूशन को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को तुम सेपरेट रख सकते हो, और सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, दोनों को इनडायरेक्टली कांटेक्ट में ला सकते हो, और एलजेपी क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना। ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट, एलजेपी। देख लो, पॉज करो उसको। चलो अपने क्या देखने वाले बच्चों, रूल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमें एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन या फुल सेल रिएक्शन,
एनोड की, कैथोड की, या तो पूरे के पूरे सेल की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा। और सिर्फ रिएक्शन को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सेल को रिप्रेजेंट करना होगा। तुम बार बार डायग्राम नहीं बना सकते कि डब्बे बनाओ फिर सेल वो ये ब्रिज बनाओ, तुम बार बार वो पूरा पूरा डब्बा नहीं बना सकते। तुम्हें एक शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करने आना चाहिए पूरे के पूरे सेल को या हाफ सेल को। बार बार हम वेसल बनाते नहीं बैठेंगे, बार बार सॉल्यूशन का डायग्राम नहीं बनाते बैठेंगे। तो लोगों ने क्या बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने उसका एक शॉर्टकट बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन। क्लियर है? उसमें कुछ ऐसा होता है बच्चों कि हम सेंटर में क्या रखते हैं, सॉल्ट ब्रिज को। किसको रखते हैं? सॉल्ट ब्रिज को। और सॉल्ट ब्रिज को कैसे दिखाते हैं? पैरेलल लाइन से। कैसे दिखाते हैं? पैरेलल लाइन से। सेंटर में क्या होता है, तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज होता है। और सॉल्ट ब्रिज के उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यहाँ पे तुम क्या लिखते हो? ऑक्सीडेशन हाफ सेल की इन्फॉर्मेशन। किसकी इन्फॉर्मेशन? ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। क्यों सर इधर ही लिखा? अबे चूंकि इधर ही होता है, वो तुम डब्बा ऑक्सीडेशन वाला कहाँ बनाते हो? एनालिसिस में तो बनाते हो, बताया था ना लास्ट टाइम मैंने। और इस साइड क्या बनाते हैं? सॉल्ट ब्रिज के। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है, जिसको हम कैसे दिखा रहे हैं? पैर ऑफ पैरेलल लाइंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। इसके इस तरफ क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल की इन्फॉर्मेशन होगी। और उस साइड क्या होगा? रिडक्शन हाफ सेल की क्या होगी? इन्फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? समझ में आया इतना? अच्छा सर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बताओ क्या क्या होता है? इमेजिन करो, जो नॉर्मल डायग्राम को इमेजिन करो जरा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सर सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड होता है, फिर सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है। सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होती है। और कई दफ़ा ना इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल सपोज जिंक है, सपोज क्या है? जिंक है। तो जिंक जैसे लोग हो गए, कॉपर जैसे लोग हो गए, तो ये तो क्या करते हैं? खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। सिल्वर हो गया, तो सिल्वर भी क्या करता है? खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन कई दफ़ा इलेक्ट्रोड ऐसा भी होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, प्लेटिनम 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 जैसे इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं है। तो सर उनको लेते क्यों है फिर? हमने Zn का इलेक्ट्रोड क्यों लिया था? बिकॉज Zn को हमें क्या करना था? पार्टिसिपेट करा था रिएक्शन में। Zn क्या करा था? पार्टिसिपेट। Zn ही तो वो बंदा था जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था, याद करो। Zn ही तो वो बंदा था जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था। लेकिन अगर Zn जो इलेक्ट्रॉन बंदा छोड़ रहा है, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को छोड़ रही है, अगर वो सॉलिड मेटल ना होते हुए अगर गैस हो, तो गैस का डंडा कैसे बनाओगे? यहाँ तो जो बंदा इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो तो सॉलिड में पाया जाता है कुदरत के अंदर। यूनिवर्स ने उसको कुदरत दी है, सॉलिड की कुदरत दी है। तो जिंक नाम का जो बंदा है वो आराम से इलेक्ट्रोड बन जाता है। लेकिन जो कभी कभार रिएक्शन में गैस होती है, गैस को इलेक्ट्रॉन छोड़ना होता है, तो गैस को तुम कैसे सेटअप करोगे? बताओ, गैस को कैसे सेटअप करोगे? गैस का डंडा कहाँ से लाओगे? उसको जमा करके जैसे ही सॉल्यूशन में डालोगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके रिस्पेक्ट में, और फौरन वेपराइज हो जाएगा। तो कैसे करोगे वो? हमें पता है, तुमको नहीं पता होगा, लेकिन अब ध्यान रखना, गैस क्या होती है? एडजॉर्ब होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब नहीं, डी फॉर डॉग, एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है? सरफेस पे चिपक जाना। सरफेस पे क्या करना? चिपक जाना। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा? सरफेस पे चिपक जाते हैं, और किसी के सरफेस पे नहीं। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होता है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्या होता है? खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। अब खाली डी ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिमांड करते हैं इलेक्ट्रॉन की, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। सुनना ध्यान से, उनको क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो गैस का जो मॉलिक्यूल है ना, उन मॉलिक्यूल के आजू बाजू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। अब गैस का हो किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो आजू बाजू में होता ही है। तो जब हम ट्रांजिशन मेटल लेते हैं बेटा, तो ट्रांजिशन मेटल के आज के जो खाली जो डी ऑर्बिटल है, सपोज ये डी ऑर्बिटल है, 4 लोब वाला होता है, पता है ना। तो जब हाइड्रोजन, सपोज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन तुमने गैस लिया, तो हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताओ इस तरह से होगा। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? इसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर के, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर के है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं। तो ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल
कहां पे चिपकने की कोशिश करेगा? सरफेस के जो प्लेटिनम एटम है, सरफेस के जो प्लेटिनम एटम है, और उस प्लेटिनम एटम का जो खाली डी ऑर्बिटल है, उस डी ऑर्बिटल में क्या करेगा? चिपकने की कोशिश करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन, डी फॉर डॉग। और ऐसे बहुत सारे प्लेटिनम के एटम होंगे खाली खाली डी ऑर्बिटलों के साथ, सरफेस वाले प्लेटिनम एटम, अंदर बल्क वाले नहीं, उनसे तो कोई कांटेक्ट में होगा ही नहीं गैस। तो ये गैस का मॉलिक्यूल क्या करेगा? यहाँ पे क्या होने लगेगा? चिपकने लगेगा। इधर क्या होने लगेगा? चिपकने लगेगा। और जब यहाँ पे चिपक जाएगा तो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड बन गया ना। अरे डंडा बन गया कि नहीं? वो डंडा बन गया। अब आराम से वो इलेक्ट्रॉन छोड़े, ले, जो भी करना है वो करे। लेकिन अगर तुम तो सर एक काम करते हैं, आपको ट्रांजिशन एलिमेंट ही चाहिए थे ना, तो Zn ही ले लेते हैं। Zn भी तो, चलो Zn नहीं लेते, आयरन ले लेते हैं, मैंगनीज ले लेते, कुछ और ले लेते हैं। प्लेटिनम में क्यों लिया? बिकॉज प्लेटिनम क्या है? नॉन रिएक्टिव। क्या है? नॉन रिएक्टिव। हम चाहते हैं कि हमारे गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि हमारा सेल ही हम डिजाइन वैसा करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारे सेल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करे? जो हमने गैस ले रखी है ना, वो गैस। हम नहीं चाहते कि कोई मेटल का इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। अगर मैं कॉपर ले लेता, क्रोमियम ले लेता, कुछ भी और ले लेता, तो वो सारे कैसे होते बेटा शादान? रिएक्टिव होते। कैसे होते हैं? रिएक्टिव। वो खुद पार्टिसिपेट कर जाते किसके अंदर? रिएक्शन के अंदर। तो मेरी गैस तो एज इट इज ही रह जाती, तो मेरा पूरा सेटअप भी खराब हो जाता, मेरा पूरा थिंकिंग खराब हो जाता। आई बात समझ में? मैं चाहता हूँ कि गैस ही रिएक्ट करे, तो इसीलिए मैं क्या लूँगा यहाँ पे? इनर्ट मेटल। क्या लूँगा? इनर्ट मेटल लूँगा, दैट इज कॉल्ड प्लैटिनम। क्लियर है? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये चीज़। तो कई दफ़ा एनोड वाली रिएक्शन में Zn के इलेक्ट्रोड होंगे, कॉपर के इलेक्ट्रोड होंगे, प्लैटिनम के भी इलेक्ट्रोड होंगे, यानी नॉन रिएक्टिव, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जो भी हो, यानी हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना होगा? इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना होगा। क्या रिप्रेजेंट करना होगा भाई? इलेक्ट्रोड को। सर इलेक्ट्रोड तो उधर भी होते हैं, तो उधर भी करना पड़ेगा इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रोड, TROD, इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? सॉल्ट ब्रिज। इसके तरफ क्या बनाएंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड, और वहाँ क्या बनाएंगे? रिडक्शन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड। बोलो क्लियर है? फिर इलेक्ट्रोड का कांटेक्ट किसके साथ होता है बेटा? सॉल्यूशन के साथ होता है। किसके साथ होता है? सॉल्यूशन के साथ होता है। तो इलेक्ट्रोड के बाजू में हम क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे अपने भाई? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखो, या सॉल्यूशन का जो एक्टिव कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट क्या है यहाँ पे? इसको Zn मान लो, तो Zn ले लेते हैं। चलो, तो सॉल्यूशन में क्या है? ZnSO4 है, तो तुम पूरा ZnSO4 लिख दो। या तो इन दोनों में से एक्टिव कौन है? मेन कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? Zn+2। तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो? Zn+2। तो Zn+2 कहाँ से आ रहा है? Zn सल्फेट से ही तो आ रहा होगा। तो या तो तुम पूरा सल्फेट पूरा मॉलिक्यूल लिख दो यहाँ पे, या तो सिर्फ उसका एक एक्टिव कंपोनेंट लिख दो यहाँ पे। आ रही क्या नहीं आ रही बात समझ में? और सर सॉल्यूशन तो वैसा उधर भी होता है, रिडक्शन हाफ सेल में भी होता है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन एक जरा बात गौर करी तुमने, इलेक्ट्रोडों को हमने दोनों एक्सट्रीम में रिप्रेजेंट किया, दोनों एक्सट्रीम में, यानी इधर भी सबसे आखिरी में वही है, और इधर भी सबसे आखिरी में कौन है? इलेक्ट्रोड ही है। और उसके अंदर वाले हिस्से में किसको रिप्रेजेंट किया बेटा? सॉल्यूशन को। किसको? सॉल्यूशन को। बोला आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट तुमको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, लेकिन अभी और आगे बढ़ता है। इतना समझना है? नाउ इलेक्ट्रोड का जो फेस है और सॉल्यूशन का जो फेस है, वो दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। और जब किसी सेल के अंदर दो लोगों का फेस अलग अलग होता है, स्टेट अलग अलग होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्टिकल लाइन से, सिंगल वर्टिकल लाइन से। सिंगल वर्टिकल लाइन बोलना चाहती है कि इसके इस तरफ और इसके उस तरफ जो दोनों लोग हैं, उन दोनों का फेस क्या है? स्टेट क्या है? अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन का क्या होता है? लिक्विड होता है। इलेक्ट्रोड का क्या होता है? क्या होता है भाई? सॉलिड होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? एक सॉलिड वर्टिकल लाइन बनाएंगे। क्लियर है? साथ ही साथ जो सॉल्यूशन होता है उसकी मोलारिटी हमें लिखनी होती है, और लिखना ये होता है कि वो एक्वस है कि क्या है, एक्वस है कि क्या है, यानी उसका सॉल्वेंट क्या है। एक्वस है, अल्कोहलिक है, क्या है? ऑब्वियस बात है, अल्कोहलिक वगैरह आएगा नहीं, एक्वस ही आएगा तुमको। तो तुम्हें क्या लिखना होगा यहाँ पे?
एक्वस कॉमा उसकी मोलारिटी कि कितनी मोलारिटी का है, कितने कंसंट्रेशन का है, 0.1 0.2 फलान ठिकाना जो भी है। नीचे नहीं लिखते, थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया, नीचे नहीं लिखते, एकदम जस्ट बाजू में लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते हैं, नॉर्मल ही इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो उसका स्टेट लिख देंगे एक्वस कॉमा उसकी मोलारिटी, और यहाँ भी सेम काम करेंगे, एक्वस फिर से एक्वस कॉमा मोलारिटी। बुला रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये चीज़ है, ये हुआ तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन किसका, सेल का। ये सेल को ही बता रहा है, ये किसको बता रहा है, सेल को बता रहा है। साथ ही साथ तुम इलेक्ट्रोड का भी स्टेट रिप्रेजेंट करते हो, भाई सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है, ऐसा भी लिखा जाता है, नहीं भी लिखा जाता है कई दफ़ा, जो तरतीब से लिखने वाले होंगे वो लिख देंगे सॉलिड भी, इलेक्ट्रोड सॉलिड है यहाँ पे। क्लियर है इतना? बात आ गई समझ में? पक्का? पॉइंट पूरे नहीं हुए अभी, पहले इतना समझना है, देख लो, पॉज करो। सर आपने अभी कहा कि गैसेस भी हो सकती हैं, तो गैस आया तो फिर क्या करेंगे? गैस आया तो उसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, किधर? देखो गैस जो होती है वो डिपेंड करती है, आई मीन उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, इलेक्ट्रोड के ऊपर होती है। गैस की डिपेंडेंसी कहाँ होती है, इलेक्ट्रोड के ऊपर। अगर इलेक्ट्रोड छीन लोगे उससे तो गैस बेचारी क्या करेगी, उड़ जाएगी, वहाँ रह ही नहीं पाएगी। तो गैस का सहारा देने वाला कौन है, गैस को सहारा देने वाला कौन है, इलेक्ट्रोड। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोड के फौरन बगल में तुम किसको रिप्रेजेंट करोगे, गैस को। अगर गैस इन्वॉल्व है तो, अगर गैस इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन के बाद, इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन के बाद फौरन किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, गैस को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो, तो क्या समझा बेटा, क्या बताया मैंने? अगर तुम्हारे सेल के रिएक्शन के अंदर कौन इन्वॉल्व है, गैस इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रोड के फौरन बाजू में, यानी सॉल्यूशन के और इलेक्ट्रोड के बीच में किसको रिप्रेजेंट करोगे, गैस को रिप्रेजेंट करोगे। यानी कुछ इस तरह से, थोड़ा मैं इसको सरका दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। फिर तुम क्या रिप्रेजेंट करोगे, गैस, और फिर वापस से तुम क्या करोगे, सिंगल ये वाले लाइन मानोगे वर्टिकल, और फिर क्या रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन तो रहेगा ना, सॉल्यूशन तो रहेगा ही, गैस रहे कि कुछ भी रहे, सॉल्यूशन तो रहने ही वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड, फिर गैस, फिर तुम्हारा सॉल्यूशन। और ऑब्वियस सी बात है, गैस आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड कैसा होगा, इनर्ट। कैसा होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। सादा इलेक्ट्रोड नहीं होगा, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, प्लेटिनम टाइप का। अब जैसे सॉल्यूशन के तुमने कंसंट्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था, तो गैस का भी हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे। और गैस का कंसंट्रेशन किससे नापा जाता है, प्रेशर से। किससे नापा जाता है, प्रेशर से। तो हम यहाँ पे गैस का क्या बताएंगे, यहाँ पे प्रेशर। तो पहले तो लिखेंगे गैस, उसका स्टेट कॉमा प्रेशर, उसका प्रेशर कितना, 1 ATM है, आधा ATM है, 1 बार है, कितना बार है, क्या बार है, जो भी है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर उधर भी गैस हुई तो उधर भी गैस को उधर भी डाल देंगे। ज़रूरी नहीं कि इधर गैस हो तो उधर भी गैस होगी, यहाँ पे गैस वाला सेल और नॉन गैस वाला सेल भी हो सकता है। तो जो गैस नहीं होगा तो नॉर्मली रखेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर से ध्यान रखना, गैस को सॉल्यूशन के बाद रिप्रेजेंट मत कर देना। मैंने बताया ना अभी, गैस का सहारा कौन है, इलेक्ट्रोड ही है। वहाँ पे इलेक्ट्रोड ही नहीं होता तो गैस कहाँ चिपकती, और गैस जब चिपकती है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो कैसे करती। तो कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रोड के फौरन बाजू में पहले कौन आएगा, गैस आएगा। और जब गैस नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रॉन के फौरन बाजू में कौन आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। बोली थी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। कभी कभार ऐसा होगा कि तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर ना, अच्छा मैं अभी तुम इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कई दफ़ा क्या होता है, इसके अंदर ना 2 स्पीशीज़ रिएक्टिव होती है, दोनों के दोनों क्या होती है, रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है। उसको बोलते हैं रेडॉक्स हाफ सेल। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स हाफ सेल। समझाऊंगा क्या होता है वो। तो रेडॉक्स हाफ सेल में क्या होता है, दोनों बंदे रिएक्टिव होते हैं। जैसे पहले Zn लिया था तुमने, ZnSO4, तो ZnSO4 में सिर्फ Zn ही रिएक्टिव था, तो यहाँ पे तुम किसको रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ Zn को या उसके पूरे के पूरे कंपाउंड को, जो भी है। लेकिन यहाँ पे तो सर 2 अलग अलग लोग हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों अलग अलग लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, Fe+2 और Fe+3 दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, क्या दोनों का फेस अलग अलग है? इसका भी फेस कैसा है, एक्वस है, इसका भी कैसा है, एक्वस है। तो सर जब फेस अलग अलग थे तो बीच में क्या बनाया अपने ने, सॉलिड वर्टिकल लाइन बनाई। लेकिन जब फेस सेम आ गया अगर, तब क्या करेंगे, तब कॉमा डालेंगे। क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे।
तो ध्यान रखना कॉमा और लाइन का काम क्या है। कॉमा क्या बताता है कि उसके आजू और बाजू के लोग किस फेस में है, सेम फेस में है। लेकिन ये वाला बंदा जो है सॉलिड लाइन वर्टिकल वाली, ये हमें क्या बताती है कि इसके आजू बाजू के लोग क्या होंगे, अलग अलग फेस में होंगे। बोला आ गई बात समझ में। और अगर उधर भी ऐसा कुछ हुआ, उधर भी कॉमा डाल के लिख देना। समझ में आया? ये चीज़ है। और आखिरी बात जो तुमको ध्यान में रखना है, तो मेरे दिमाग में अभी तो फिलहाल इतना ही है, आगे पॉइंट में देखेगा तो बता दूंगा एक्स्ट्रा। और आखिरी बात जो तुमको ध्यान में रखना है, कि कभी भी इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, इस पूरे के पूरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर पानी को या तो इलेक्ट्रॉन को, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, पैराडॉक्स रिएक्शन तो है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाता नहीं है पानी को और इलेक्ट्रॉन को। ये दोनों बंदों को कभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते नहीं है, उसके अलावा सबको करते हैं, उसके अलावा सबको करते हैं। बोलो ठीक है। देखो हमारे इस सेल के अंदर तो जो भी अभी हम सेल पढ़ने वाले हैं वो एलजेपी वाला होगा ही नहीं, बिकॉज हम सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन कभी एलजेपी भी अगर हो गया ना, तो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट ब्रिज तो होगा नहीं भाई। एलजेपी अगर बन गया तो सॉल्ट ब्रिज नहीं था तभी तो बना। एलजेपी कब बनेगा, जब सॉल्ट ब्रिज तुमने नहीं लगाया होशियारी मार के, तो एलजेपी बन जाएगा फिर वहाँ पे। तो सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन तो फिर आएगा ही नहीं। तो सॉल्ट ब्रिज की जगह वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का डॉटेड लाइन में होता है। अब वो सिंगल होता है कि डबल होता है वो थोड़ा देख लें। आई थिंक डबल नहीं, सिंगल ही होता है। सिंगल वर्टिकल लाइन से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझे? ये सिंगल डॉटेड वर्टिकल लाइन, सिंगल डॉटेड वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एलजेपी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज को नहीं। और हम जो क्लास 12 के अंदर जो भी सेल पढ़ोगे तुम, वो सारे के सारे सेल के अंदर रेहान क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज। क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज होगा तो एलजेपी बनने वाला नहीं है। एलजेपी बनने वाला नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, तुमको डबल लाइन ही बनानी हो। अच्छा, कई दफ़ा है ना सॉल्ट ब्रिज को भी डॉटेड लाइन से बना दिया जाता है। होता तो पैरेलल ही है लेकिन डॉटेड बना दिया जाता है। बोलो क्लियर है? ये तुम्हारे हो गए रिप्रेजेंटेशन के रूल। टोटल 10 रूल है, मैं तुमको 10 पॉइंट बताया। वो 10 पॉइंट को अपने क्या करेंगे, अभी लिख लेंगे। बोलो क्लियर है? पॉज करो। चलो बताओ, एक लास्ट का पॉइंट जो छूट गया था वो देख लेते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में क्या समझ में आया? अगर तुम्हारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है, कई दफ़ा इनसॉल्युबल सॉल्ट भी आएगा, वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उस इनसॉल्युबल सॉल्ट को तुम कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, आयंस और इलेक्ट्रोड के बीच में। क्लियर है? और इससे पहले वाले पॉइंट में तुमने क्या देखा, अगर तुम्हारे पास अगर क्या आयंस तो होते ही हैं, आयंस को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, इलेक्ट्रोड के बगल में। इलेक्ट्रॉन के बगल मतलब इधर बगल कि उधर बगल, इधर बगल कि उधर बगल, इनर साइड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऐसा बगल कि वो अंदर आ जाए, रिप्रेजेंटेशन के कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए। लेकिन बगल में कब रिप्रेजेंट करोगे, जब इनसॉल्युबल सॉल्ट ना हो। अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट आ गया तो तुम्हें इधर इसको और इधर अंदर डालना पड़ेगा, यानी फिर तुम सॉल्यूशन यानी आयंस को रिप्रेजेंट करोगे, उसका जो भी स्टेट होगा, फिर तुम क्या रिप्रेजेंट करोगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट को रिप्रेजेंट करोगे। अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं होगा तब फिर सीधा इलेक्ट्रोड के बगल में ही आ जाएगा। कहना वो चाह रहा है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। बोलो क्लियर हो गया? पॉज कर दो।